स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज इस 82वें एपिसोड में हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आइए इससे पहले एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 14 ध्वनि के बारे में। आज हम इस 82वें एपिसोड में भाग 4 में ध्वनि के कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि ध्वनि कई प्रकार की होती हैं, चाहे वह अपश्रव्य ध्वनि हो, श्रव्य ध्वनि हो या पराश्रव्य ध्वनि हो। ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक प्रिय ध्वनि और दूसरा अप्रिय ध्वनि। प्रिय ध्वनि मुख्य रूप से वाद्य यंत्रों से निकलती है, जिनमें हमने मुख्य रूप से कहा जाए तो हारमोनियम, सितार, गिटार, ढोलक, तबला आदि हम वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। साथ में झांझ, मजीरा, सारंगी, एकतारा आदि से भी मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं और ये सभी ध्वनियाँ एक प्रकार की कंपन के कारण होती है। जैसा कि हमने बताया कि कई प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे गुरदुम, बज्जा, डफली, नगाड़ा, बांसुरी, बांस, झांझ, मजीरा, ये सभी जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं ये कंपन के कारण होती है। जैसे अपश्रव्य ध्वनियों को कुछ जानवर सुन सकते हैं जैसे बिल्ली और हाथी, उसी प्रकार व्हेल और चमगादड़ ऐसे हैं जो पराश्रव्य ध्वनि अर्थात पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, जबकि श्रव्य तरंगों को हम मनुष्य सभी लोग सुन सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो अपश्रव्य ध्वनि होती है वह 20 कंपन प्रति सेकंड से कम वाली होती है, जबकि श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज तक होती है, जबकि पराश्रव्य ध्वनि की परास 20,000 हर्ट्ज अर्थात 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होती है। हमने कई तथ्यों पर इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं ध्वनि के संचरण के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि ध्वनि का संचरण कई तरह से हो सकता है। हमने सबसे पहले इन ध्वनियों के गुणों के बारे में बताया था। आज हम ठोस में ध्वनि में संचरण के बारे में बात करेंगे। आज जैसे हम इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम खिलौना टेलीफोन बनाते हैं। खिलौना टेलीफोन बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कागज़ के डिब्बे या टीन के डिब्बे ले सकते हैं। प्रत्येक डिब्बे की तली के बीच में एक छोटा सा छिद्र हम कर देते हैं। जब हम छिद्र हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन छिद्रों में लगभग हम लंबा धागा डालते हैं। यह धागा 10 से 20 मीटर 30 मीटर तक हो सकती है। इन डब्बे में धागा डालने के बाद हम उसको धागे में अंदर की तरफ गांठ बांध लेते हैं। यह प्रक्रिया हम दोनों तरफ करते हैं। इस प्रकार धागे के प्रत्येक सिरे पर हम पिन भी लगा सकते हैं और हम मित्र की सहायता से दोनों डिब्बों को एक दूसरे से हम दूर ले जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि दूर ले जाने पर धागा खींच जाता है। खींचने से क्या होता है कि यह एक प्रकार का बच्चों के लिए खिलौना टेलीफोन बन जाता है। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पिन के माध्यम से धागे को टाइट कर दिया गया है। यही प्रक्रिया दूसरे गिलास में भी किया जाता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हमारा जो टेलीफोन खिलौना होता है वह तैयार हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से अर्थात एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है तो देखते हैं कि उससे ध्वनि सुनाई पड़ती है।
आखिर ऐसा क्यों होता होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि जो होती है वह कंपन से उत्पन्न होती है। तो जब एक गिलास में एक बच्चा बोलता है तो उससे जो धागा होता है वह कंपन करने लगता है, और कंपन करने से दूसरे धागे के अंतिम सिरे जो दूसरा गिलास होता है वहाँ तक वह कंपन पहुँच जाता है, जिससे उसकी जो ध्वनि होती है वह सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार मेज के किनारे भी हम ऐसा कर सकते हैं। यह बच्चों के लिए ध्वनि सुनने का एक सबसे अच्छा और मनोरंजक खेल है। यह प्रक्रिया हम मेज पर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेज के एक सिरे पर जब हम ठोकते हैं तो दूसरे सिरे पर उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका साफ अर्थ यही है कि ध्वनि जो है वह ठोसों में ध्वनि का संचरण होता है। इस प्रकार हम अन्य क्रियाकलाप भी साथ में कर सकते हैं। चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि एक बच्चा मेज को ठोक रहा है और दूसरा कान लगा करके सुन रहा है, जिससे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि ठोस में ध्वनि का संचरण होता है। अब हम द्रव में ध्वनि के संचरण के बारे में बात करेंगे। इसके लिए भी हम क्रियाकलाप करते हैं। यह क्रियाकलाप 1, 2 या 3 कई तरह से हो सकती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी लेते हैं और उस बाल्टी में पानी लेने के बाद क्या करते हैं कि एक घंटी लेते हैं और एक हथौड़ा लेते हैं। उस हथौड़े और घंटी को पानी के अंदर बाल्टी में डाल करके जब हम दोनों को ठोकते हैं तो ठक ठक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसका अर्थ साफ है कि द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है। और भी कई प्रक्रिया हम इसके लिए कई क्रियाकलाप अपना सकते हैं। दूसरा क्रियाकलाप यह हो सकता है कि एक बीकर या एक में हम पूरा पानी भर लेते हैं। पूरा पानी भरने के बाद जो स्वरित्र जिसे हम ट्यूनिंग फार्क कहते हैं, उससे जब उस पर कहीं से ठोकर लगाते हैं, उसके पास ले जाते हैं द्रव के पास, तो द्रव का जो लेवल होता है, जो द्रव जो स्थिर होता है वह कंपन होने लगता है। ऐसी स्थिति में इससे सिद्ध होता है कि द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है। यह प्रक्रिया हम साउंड बॉक्स पर भी द्रव करके कर सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया हम यह कर सकते हैं कि 2 पत्थर के टुकड़े लेते हैं, अब हाथ में लेकर उनको आपस में टकराते हैं। क्या हमको ध्वनि सुनाई पड़ती है? सुनाई पड़ती है। लेकिन अब उसी को हम एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में पानी डाल देते हैं और उस बाल्टी में हम 2 पत्थर लेकर के पानी में रख करके दोनों को टकराते हैं। क्या देखते हैं? क्या ध्वनि सुनाई पड़ती है? हाँ, ध्वनि सुनाई पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है। अब हम वायु में ध्वनि के संचरण के बारे में बात करेंगे। जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु कणों को कंपन उत्पन्न करती है, अर्थात वह सामने के वायु वाले कणों में कंपन उत्पन्न करती है और ये जो कण होते हैं आगे के कणों को कंपित कर देते हैं। इस प्रकार आपके कान के समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं और हम या आप आसानी से ध्वनि सुन लेते हैं। इसके लिए हम दूसरा क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। एक हम ट्यूनिंग फार्क या स्वरित्र लेते हैं, उसको कहीं से ठोक लेते हैं और उसके बाद फिर एक बोर्ड के सामने हम धागे से हल्के हल्के बाल टांग देते हैं। टांगने के बाद जब स्वरित्र को ठोक करके हम बाल के पास जब ले आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चूँकि स्वरित्र के ठोकने से बाल स्वरित्र में कंपन होने लगता है, तो जैसे ही स्वरित्र बाल के पास आता है हल्का सा भी कंपन होता है तो सभी बाल एक दूसरे से टकराने लगते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्वरित्र के कंपन से उसके निकट का जो वायु है वह कंपन होने लगता है, जो पहले बाल को प्रभावित करता है और ऐसी परिस्थिति में सभी बाल एक दूसरे से टकराने लगते हैं। दूसरी प्रक्रिया हम यह कर सकते हैं कि धातु अथवा कांच का एक पूर्णतः सूखा गिलास लेते हैं। इसमें एक छोटा सेलफोन या मोबाइल ले करके जो पूरी तरह गिलास के अंदर आ जाए उसे रखते हैं। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर फ़ोन करने के लिए कहते हैं।
क्या हमें उसकी घंटी सुनाई पड़ती है? अब गिलास को अपने हाथ से पकड़कर अपने मुंह को खुले सिरे से सटा लेते हैं। अपने मित्र से पुनः उसी तरह से फ़ोन करने के लिए कहते हैं। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ हम सुनने का प्रयास करते हैं। क्या देखते हैं? क्या कुछ अंतर महसूस होता है? प्रथम स्थिति में खुले गिलास में सेलफोन की घंटी की आवाज़ इसमें उपस्थित वायु के कारण हमें सुनाई पड़ती है। दूसरी स्थिति में मुंह से वायु खींचने पर गिलास के अंदर जो वायु होती है वह कम होती जाती है, जिससे घंटी की ध्वनि कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में यहाँ तक कि यदि गिलास के अंदर पूरी की पूरी वायु खींच लिया जाए तो सेलफोन बजते रहने पर भी हमको सेलफोन की घंटी सुनाई नहीं पड़ती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु में ध्वनि का संचरण तो होता है, किंतु वायु के न रहने पर ध्वनि का संचरण नहीं होता, अर्थात वायु न रहने को हम निर्वात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।